नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 97वीं क्लास की। दोस्तों, जो आप हमारे साथ इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विधिवत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को ब्रॉड क्षेत्र में पढ़ते हो तो इतना आपको ज़रूर याद रहता है कि अगर वहाँ से कोई प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होगा। तो अधिक पढ़ने से, कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या समझने से एक लाभ तो ये मिलता है कि आपको उस टॉपिक पे समझ बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो क्लास है ये मौर्य काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात किया था और आज की क्लास में हम लोग प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है वो NCERT पर आधारित है। इसके साथ साथ कई बुक्सों का सहयोग लिया गया है जो एथेंटिक है, ताकि आयोग में अगर कोई ऐसा मैटर प्रश्न का फंसता है तो आपको क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर आपका GS कमज़ोर है तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। लेकिन TGT हिस्ट्री से, PGT या UGC नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं हिस्ट्री से, तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। चलिए आइए हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग जब प्रांतीय प्रशासन के बारे में, आपने केंद्रीय प्रशासन पढ़ा था कि किस तरीके से केंद्र जो है पूरे मौर्य साम्राज्य को नियंत्रित करते थे, आज हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो यहाँ पर प्रांतों को चक्र कह के संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है? चक्र। ठीक है ना? तो कहीं कहीं चक्र मिलता है, ये एक शब्द और मिलता है, देश भी कहा गया है। यानी मौर्य काल में प्रांतों को चक्र या देश कहा गया है। यहाँ के वायसराय, दोस्तों वायसराय का मतलब क्या है? वायसराय शब्द जो आधुनिक शब्द है, वायस का मतलब होता है आवाज, वॉइस। ठीक है ना? राय मीन्स होता है राजा। क्या होता है? राजा। अब आपको पता है कि राजा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वो अपने प्रतिनिधियों को जगह जगह पे क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। एक तरीके से वो राजा की आवाज बनकर प्रतिनिधि काम करते हैं और इसीलिए प्रांतीय जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? वायसराय। यानी मौर्य काल में क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय या कुमार के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे आज भी नाम नीतीश कुमार, तो कुमार शब्द क्या है? एक तरीके से गवर्नर के लिए, यानी प्रांतों के गवर्नर के लिए सूचित किया जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में खासकर ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर, यहाँ पर जो लघु शिलालेख मिले हैं, यहाँ पर वायसराय को या कुमार को आर्यपुत्र कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं। अशोक के समय तक्षशिला, तोशाली और उज्जैन में कुमारों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना? अब इस बात को समझना इसलिए भी जरूरी है कि ये तीन महत्वपूर्ण क्यों थे। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, तक्षशिला ये वही क्षेत्र था जहां पर 2 बार विद्रोह होते हैं। तो अशोक तक्षशिला पर बेहद सतर्कता पूर्वक नजर रखता है ताकि तक्षशिला के निवासियों को कोई परेशानी ना होने पाए, क्योंकि पहली बार जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक बिंदुसार के समय स्वयं यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए गया था। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं तोशाली।
तोशाली जो है कहाँ पर था? तोशाली कलिंग में था, यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र पे। ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो यहीं पर तोशाली था। तो जाहिर सी बात है कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था और वहाँ के लोग हताहत हुए थे। तो इसलिए अशोक नहीं चाहता था कि कलिंग के लोग दोबारा उस दुख और दर्द को महसूस करें। इसलिए तोशाली के अधिकारियों पर और उज्जैन में तो वो खुद ही गवर्नर रहा है शुरुआत में, तो इसलिए इन तीनों जगह पे क्या है, अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए था। तो यहाँ पर किसकी नियुक्ति होती थी? कुमारों के, यानी गवर्नरों की नियुक्ति होती थी। और अशोक ने नियम बनाया था कि इन तीनों प्रांतों में, कौन कौन से हैं? तक्षशिला, तोशाली और उज्जैनी, इन तीनों प्रांतों में जो कुमारों की नियुक्ति होगी, ठीक है ना, वो मतलब केवल कुमार ही नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का मतलब ये हुआ कि जो पाटलिपुत्र वाला है, इसको एमपी मत समझना, ठीक है ना। उस दौर का मध्य प्रांत था, यानी जहां पर राजधानी थी, ठीक है ना। कि पान गुड़ारिया अभिलेख से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो मध्य प्रदेश है, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, वहां पर एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है पानगुड़ारिया शिलालेख। यहां अशोक द्वारा किसी सांब के संदेश भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, शाम्ब शब्द किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मध्य प्रदेश के पान गुड़ारिया अभिलेख से मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मनेम देश स्वयंभू है, ठीक है ना। वहाँ पर मनेम देश के प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाने की बात की गई है। अभिनव कैसे हो? यहाँ पहली बार किसी मौर्य कुमार के प्रांतीय शासक के नाम का पता चलता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बात होती है कि मौर्यों को भी प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। वैसे गवर्नर के रूप में राजकुल के ही लोग रहते थे, तो जाहिर सी बात है वो सब के सब क्या थे? मौर्य थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये प्रांतीय शासक के नाम से थे। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी कहाँ पर है? पता है कि उत्तर प्रदेश में है। इसका जो प्राचीन नाम है वो कोशम मिलता है। क्या नाम मिलता है? कोशम, ठीक है ना। तो कोशम अभिलेख से तीवर का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न ये पता उठता है कि आखिर ये तीवर कौन है? तो ये अशोक का क्या है? बेटा है। तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख से अशोक के बेटे का नाम उल्लेख मिलता है? तो वो कौशाम्बी अभिलेख है। सौराष्ट्र के शासक राष्ट्रीय कहकर संबोधित किया गया है। जैसे कहीं गवर्नर, कहीं आर्यपुत्र, लेकिन सौराष्ट्र के गवर्नर को क्या कहा गया? राष्ट्रीय कह के संबोधित किया गया। सौराष्ट्र चक्र के काठियावाड़ में चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को और अशोक ने तुषाश जो कि ईरानी था को नियुक्त किया था। अब आपको मैप में हम ये बताना चाहेंगे कि ये गुजरात का काठियावाड़ है, ठीक है ना। तो यहां इसको सौराष्ट्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र। गुजरात वाले इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र कहा जाता है। और जब सौराष्ट्र कहा जाता है तो यहां पर चंद्रगुप्त के समय पर, यानी जब चंद्रगुप्त शासक था, तो यहां पर पुष्यगुप्त वैश्य को नियुक्त किया गया था। और जब अशोक शासक था तो यहाँ यवन तुष्य को नियुक्त किया गया था। अब इस बात को समझना जरूरी है, ये दोनों ही राजकुल से नहीं थे। क्या थे? राजकुल से नहीं थे। तो ये कहा जाता है कि
मौर्य शासकों ने दूरस्थ क्षेत्रों पर अपने राजकुल के परिवार के लोगों को उन पर नहीं थोपा, बल्कि क्या किया, वहाँ के स्थानीय लोगों को ही गवर्नर बनाया, जो कि एक बेहतरीन व्यवस्था है। जैसे भारत जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर मुख्यमंत्री अन्य प्रदेश से चला जाए तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, गलत तरीका होगा। अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से चुना जाएगा तो ये बेहतरीन व्यवस्था मानी जाएगी। तो ठीक यही व्यवस्था कहाँ पर, काठियावाड़ में थी, यानी गुजरात वाले क्षेत्र में। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, और खास बात यह है कि यहाँ पर जो नियुक्ति का आधार बनाया गया था वो योग्यता को आधार बनाया गया था। किसको? योग्यता को आधार पर। जबकि अन्य प्रांतों में राजकुल के परिवार के सदस्य के वहाँ पर नियुक्त किया गया था, लेकिन सौराष्ट्र वाले में योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति की गई थी। लमगान, ये आपको पता है कि ये कहाँ पर पड़ेगा? अफगानिस्तान में। कि आरंभिक लेख में वक्ष नामक शासक का उल्लेख है। इसी तरह अशोक ने कुमार को प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने प्रांतों में प्रादेशिक दौरा किए जाने का निर्देश दिया। क्यों निर्देश दिया? ताकि प्रांतों में अव्यवस्था ना फैले। ऐसा ना हो कि केंद्र में जो राजा है वो समझे कि सब कुछ प्रांतों में बेहतरीन है। जैसे केंद्र में राजा बैठा है उसी तरीके से राज्य में भी प्रांतीय गवर्नर बैठे ना रहें। प्रत्येक 3 वर्ष में वो राज्य का दौरा करें, मतलब वहाँ पर जाएं, देखरेख करें और लोगों से संवाद करें। उसने तक्षशिला, सौराष्ट्र और तोशाली के प्रांतीय अधिकारियों के स्थानांतरण की व्यवस्था की। यानी ये 3 प्रांत थे। कौन से? तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और यहीं पर तक्षशिला था। तक्षशिला। तो तक्षशिला और सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक है ना, चूंकि वहाँ पर एक ईरानी या विदेशी कह सकते हैं गवर्नर नियुक्त किया गया था। और तोशाली, तोशाली कहाँ था? कलिंग था, जिसको अशोक ने जीता था। तो ये 3 बड़े संवेदनशील क्षेत्र थे, और इसी कारण यहाँ पर अशोक ने कहा कि यहाँ के अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाएगा। ये ना समझे कि वहाँ पर कोई अधिकारी जाए और आराम से ऐसो आराम करे, काम करे या ना करे, तो वहाँ से उनका बदलाव भी किया जा सकता था। अशोक स्वयं आकस्मिक निरीक्षण यानी अचानक, औचक जिसको निरीक्षण कहते हैं, और प्रांतीय प्रशासन की, ये प्रांतीय शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना जरूरी है, प्रांतीय प्रशासन की जांच कर सकता था। यानी अशोक अपने प्रांतों में जाकर अचानक उन क्षेत्रों पर क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, और प्रांतीय नौकरशाही पर क्या करेगा? कड़ी दृष्टि रखेगा कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत, कितने प्रांत थे? तो अलग अलग शासकों के समय अलग अलग प्रांत थे, लेकिन ये माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य अपने पूर्णता के काल पर, यानी जब सबसे बड़ा साम्राज्य था, उस समय 5 प्रांत थे, यानी 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अब किसके समय में सबसे बड़ा प्रांत था? तो अशोक के समय में सबसे बड़ा प्रांत क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र जो है 5 प्रांतों में बटे हुए थे। तो ये 5 प्रांत बताए गए हैं। इन 5 प्रांतों की जो राजधानियां हैं वो मैच कराने के लिए पूछ ली जाती है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। पहला है उत्तरापथ, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है ये उत्तरी क्षेत्र था, तो इसकी राजधानी क्या बना दी गई? तक्षशिला बना दी गई थी। आवंती ये उज्जैनी वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, तो इसकी राजधानी जाहिर सी बात है उज्जैनी हो जाए। और उसके बाद कलिंग की राजधानी तोशाली, मध्य प्रांत पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। क्या थी? सुवर्णगिरी।
और इसे कनकगिरी भी कहा गया। ठीक है ना। तो एक तरफ प्रदेश और दूसरी तरफ राजधानियों के नाम, इसको मैच कराने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना। तो कभी कभार कनकगिर की जगह पे स्वर्णगिर की जगह पे क्या कनकगिर दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कनकगिरी दक्षिण वाले भाग में था। उसके बाद हम बात करते हैं सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर। इन लेखों में इशला को दक्षिणापथ के प्रमुख केंद्र स्वर्णगिर के अधीन बताया गया है। ठीक है ना। इसमें किसका नाम आया है? इशला का नाम आता है। ये ध्यान रखिएगा कि सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर में के लेख में किसका नाम आया है? इशला का नाम आया है। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इशला नाम बहुत कम मिलता है, या कह सकते हैं पूरे इतिहास में पहली बार आया है। और इसका दक्षिणापथ का जो मुख्य केंद्र था वो कहां था? स्वर्णगिरी था। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कलिंग। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। देखिए, जब क्षेत्र बड़ा होता है या अव्यवस्थित होता है, उस क्षेत्र में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया जाता है। इसीलिए कलिंग वाले क्षेत्र को 2 भागों में यानी 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए। पहला है उत्तरी कलिंग, और इसकी राजधानी क्या बना दी गई? तोशाली। और जबकि दक्षिणी कलिंग की राजधानी क्या बना दी गई? समापा। ठीक है ना, अर्थात जौगढ़ इसी को कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा मैच कराने के लिए, आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अशोक और कुणाल, ठीक है ना, अशोक और कुणाल ये दोनों शासक बनने से पहले कहां उज्जैनी तथा तक्षशिला के क्या थे? कुमार यानी गवर्नर रह चुके थे। ठीक है ना। तक्षशिला, तोशाली और उज्जैनी की कुमार प्रांतपतियों के शक्तियों में भी अंतर था। क्या अंतर था? यह हमें देखने की जरूरत है कि 3 जो प्रांत हैं किसके समय में? अशोक के समय में। क्योंकि अशोक ने जो पहले से चली आ रही व्यवस्था में प्रशासनिक फिर बदलाव किया, आप कह सकते हैं। तो यहां पर तोशाली, तक्षशिला, तोशाली और उज्जैनी के यहाँ के प्रांतपतियों में क्या अंतर था, ये आप देखिएगा। तोशाली और उज्जैनी के जो कुमार हैं उनको 3 वर्ष के अंतराल में महामात्यों को प्रशासनिक कार्यों के परिभ्रमण के लिए भेजा जाता था। जबकि तोशाली में ये क्या थे? 5 वर्ष के लिए होते थे। लेकिन खास बात ये थी कि तोशाली के जो आदेश थे वो सीधे पाटलिपुत्र से जारी किए जाते थे, यानी सम्राट द्वारा क्या होते थे? जारी होते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में या मौर्य काल में जहां एक तरीके से पूरा शासन व्यवस्था एक समान था, वहीं कुछ क्षेत्रों में अपनी विविधता के आधार पर वहां का शासन प्रशासन अलग भी चलता था। जैसे वर्तमान में आप देखिएगा कि लगभग संपूर्ण भारत का रूल एक तरीके से है, लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, तो वहां पर थोड़े बहुत नियम कानून अलग लगा दिए गए। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे संपूर्ण देश है, तो यानी साम्राज्य के नीचे देश, ठीक है ना, या इसी को प्रांत कहा गया। उसके बाद देश या प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया? मंडल में किया गया। ठीक है ना, देश या प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया? मंडल में। और प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ,
ठीक है ना। प्रांतों का विभाजन किस में हुआ? मंडल में हुआ। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक कहा जाता था। प्रश्न पूछ लिया जाता था कि प्रांत मंडलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर प्रादेशिक कहा जाता था। ठीक है। जिसे अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और प्रतिष्ठा समाहर्ता के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। और मंडलों की भी अपनी क्या थी? राजधानियां थी, जैसे प्रांतों की राजधानियों से जो कि अलग थी। जैसे कुछ यहां पर बताया गया है कि समापा मंडल की राजधानी क्या थी? तोशाली थी। ठीक है ना। कौशांबी मंडल की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इलिशा मंडल की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरि थी। गिरनार मंडल की राजधानी क्या थी? सौराष्ट्र थी। तो आप ये देखिएगा कि पहले संपूर्ण भारत की राजधानी पाटलिपुत्र, फिर प्रांतों की अपनी अलग राजधानियां, फिर मंडलों की अपनी अलग राजधानियां। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चर नामक प्रांतीय कर्मचारी प्रांतीय नौकरशाही पर क्या करता था? कड़ी निगरानी रखता था। और क्या कहा गया इसको? चर। ठीक है। उसके बाद जो मंडल थे इनका विभाजन किसमें? विषय या आहार में किया गया। आहार या इसी को विषय कहा गया। ठीक है ना। तो अगली जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है? आहार या विषय। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विष या जनपद कहा गया। ठीक है ना। ये ध्यान देने की बात है कि मंडल के नीचे क्या है? जिले आए, और जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या विष कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न ये उठता है कि मौर्य काल में जिलों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मौर्य काल में जिलों को किस नाम से? आहार या विषय कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ का जो प्रधान था, यानी यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, उसे का क्या कहा गया? आहारपति या विषयपति कहा गया। आहारपति या विषयपति। और मेगास्थनीज ने इन्हीं को क्या कहा? एग्रोनोमोई कहकर क्या किया? संबोधित किया। अब प्रश्न क्या किया पूछा गया है कि मौर्य काल में सड़क का निर्माण कौन करता था? तो मौर्य काल में राजमार्गों के निर्माण का प्रमुख अधिकारी कौन था? एग्रोनोमोई था। अक्सर लोग गलत कर देते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मौर्य काल में राजमार्गों के निर्माण करने वाला अधिकारी कौन था? एग्रोनोमोई। उसके बाद आहार जो है, आहार का जो जिला प्रशासन होता था, उसके प्रमुख को आहारपति, पीछे लिखा भी दिया है, ये शायद इकोनॉमी, हाँ ये रिपीटेड हो गया है। वह जिला और ग्राम के बीच क्या करता था? एक मध्यवर्ती का काम करता था। कौन? एग्रोनोमोई। और यहां पर दो अधिकारियों के नाम मिलते हैं, पहला है गोप और दूसरा है स्थानिक। तो गोप क्या करता था? गोप एक तरीके से लेखपाल भी था। तो जब लेखपाल था तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्रों की निगरानी रखता था। तो जनसंख्या का देखरेख भी कौन करता था? गोप करता था। और मौर्य काल में जो जनसंख्या जनगणना की बात कही गई है वो टैक्सेशन के लिए की गई है कि टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, इसलिए जनगणना की गई थी। स्थानिक क्या करता था? ये कर वसूलता था। स्थानिक क्या करता था? ये कर वसूलता था, यानी टैक्स वसूलता था। ठीक है। और ये दोनों जो है प्रादेशिक के अधीन रहकर कार्य करते थे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो नीचे की और इकाइयां थी उनमें से था स्थानिक। पूछ लिया जाता है स्थानिक में कितने गांव होते थे? तो स्थानिक जो है 800 गांवों का समूह होता था। ठीक है ना।
और इसका जो मुखिया होता था वो स्थानीय के नाम से जाना जाता था। और इसके नीचे 2 द्रोण मुख होते थे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है 800 गांव है तो यहाँ 400 गांव हो जाएंगे, तो 2 द्रोण मुख होते थे। तो पूछ लिया गया जाता है कि द्रोण मुखों के कितने गांवों का समूह होता था, तो ये 400 गांवों का समूह होता था। और द्रोण मुख के नीचे कौन सा, खारवाटिक आता है। और प्रश्न एक बार पूछा गया है कि खारवाटिक कितने गांवों का समूह था, तो खारवाटिक क्या है, 200 गांवों का समूह था। और खारवाटिक के नीचे क्या आता है, संग्रहण। और संग्रहण कितने गांवों का समूह होता था, तो संग्रहण 10 गांवों का समूह होता था। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ऊपर से नीचे के क्रम में। उसके बाद संग्रहण, ये संग्रहण लिखा हुआ है, का मुखिया गोप कहलाता था। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश वर्जन टाइपिंग में जो मिस्टेक हो जाता है, यहाँ डिजिटल बोर्ड में टाइप हिंदी में नहीं है तो उसको इंग्लिश के साथ मिलकर समझना पड़ता है। गोप कहलाता है। गोप क्या था, लेखपाल के रूप में होता था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सबसे अंतिम जो मौर्य साम्राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी गांव। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर मौर्य काल में गांव की जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी। तो सबसे नीचे यानी क्या थे, गांव थे। और जो प्रशासन की दृष्टि से क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी। अशोक पहला शासक था जिसने क्या किया था, ग्रामीण प्रजा के महत्व को समझा था। यानी बहुत सारे इससे पहले शासक हुए थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनके हितों को ध्यान नहीं रखा। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे का है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या कहा जाता था, ग्रामिक। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि गांव के लोग हिस्से क्या करते थे, निर्वाचित करते थे। यानी गांव का मुखिया क्या है, ये नहीं है कि जमींदार या लंबरदार बन जाएंगे, निर्वाचन होता था। ऊपर के जितने भी कर्मचारी थे वो वेतन भोगी थे, लेकिन जो गांव का ग्रामिक होता था उसको कोई भी सरकारी वेतन नहीं मिलता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख मिलता है, यानी जो गांव के बुजुर्ग हैं उनकी एक परिषद भी मिलती है। राज्य सामान्यतः ग्राम शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। यानी जो केंद्र था या ऊपर के राज्य थे या प्रशासनिक अधिकारी थे वो गांव की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन अब आपको पता है कि टैक्स तो आना ही था, गांव से आएगा, तो वो किसके माध्यम से, गोप के माध्यम से निगरानी रखी जाती थी। तो ग्रामीण को ग्राम की भूमिका का प्रबंध करना, यानी गांव की जो खेत खलियान है उनकी जो भूमिका है उसको पूरा करना, साथ ही साथ सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का अधिकार इसे दिया गया था। किसको, ग्रामिक को, यानी ग्राम के मुखिया को। ग्राम वृद्ध, ये वृद्ध है, परिषद प्रशासन में सहयोग के साथ न्याय का भी कार्य करता था। जैसे आज भी गांव के लोग मिलकर आपस में बैठ के पंचायत कर लेते थे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी जो गांव के जो बुजुर्ग थे वो मिलके क्या करते थे, आपस में निर्णय कर लेते थे, ठीक है ना। और ग्राम का जो टैक्स है उसे एकत्र करके कहाँ, राजकोष में जमा कर देते थे। ग्राम सभा का कार्य गोप नामक कर्मचारी करते थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर गोप की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग में इस गोप के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो अपने आप में एक अलग और नायाब होता है, क्योंकि यहाँ पर गोप का कार्य क्या था, टैक्स को वसूलना। क्योंकि खेती तो गांव में ही होगी और गांव में होगी तो सारा टैक्स किसके माध्यम से गुजरेगा, गोप के माध्यम से, ऊपर से ऊपर अधिकारियों के ऊपर जाता था। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामिक के बारे में। और कहा गया वे घरों तथा निवासियों को ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे। यानी जो खेत खलियान है, घरों का नक्शा है,
या गांव का जो नक्शा है उनके बारे में बताया जा रहा है। उसका हिसाब किताब, कर का टैक्स, ये सब पूरा गोप नामक अधिकारी करता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य कर्मचारी थे जिनके बारे में पूछा जाता है कि आखिर वो क्या कार्य करते थे। तो राज्य कर्मचारियों में पहला नाम आता है चोर रज्जू। चोर रज्जू क्या करता था? ये चोर पकड़ने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। दूसरा नाम आता है गणिका। गणिका का मतलब है नृत्यांगना, यानी ये एक तरीके से वेश्या का प्रमुख था। हस्तपिक या महावत था, हस्तिपक भी कहा जाता है, ठीक है ना। महावत वही जो हाथी के ऊपर बैठते थे, उसी को महावत या मौर्य काल में क्या कहा गया? हस्तिपक कहा गया है। कर्णिक यानी कलम चलाने वाला, यानी लेखाधिकारी हो गया। कार्मिक यानी कार्य अधिकारी हो गया। नदीपाल यानी नदी रक्षक। नगवा वनपाल यानी हाथियों का रक्षक। निबंधक, वहीपाल, नियामक, भंडारपाल। और कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जिसको देखना जरूरी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो रूप दर्शक पूछा जाता है। ये रूप दर्शक हैं, ठीक है ना। यही नाम ज़्यादातर पूछा जाता है कि रूप दर्शक का क्या काम था? मुद्रा का निरीक्षण करना, ठीक है ना। और सौमिक, ये सौमिक लिखा हुआ है, ये सीमापाल की रक्षा करता है। संख्यात्मक लेखपाल हो गया। वंचारिक, ये भी पूछा गया है। वंचारिक कौन था? तो ये एक तरीके से खोजी था, यानी जो चीज़ें खो जाती थी, जानवर खो गया, ठीक है। तो खोजी का काम ही यही था कि वो खोई हुई वस्तु को लेकर आए। वनपाल वन रक्षक हो गया। उसके बाद हम मौर्य काल में बात करते हैं वेतन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेतन कैसे मिलता था, बड़े दिलचस्प मुद्दा है ये। और उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी यानी श्रमिक के बीच वेतन में कितना बड़ा अंतर था। तो सबसे पहले आप देखेंगे पुरोहित। वेतन देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पुरोहित। पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति और युवराज, इन चारों को एक समान वेतन मिलता था, ठीक है ना। अब देखिएगा, मौर्य काल में जो वेतन मिलता था वो पण में मिलता था, और लगभग कितना था? 48,000 पण। अभी हम बाप से बात करेंगे प्रश्न कैसे पूछा जाता और कैसा था वार्षिक वेतन था। जबकि जो मुख्य समाहर्ता और शनिधाता था, इनको ठीक इसका क्या है? आधा मिलता था, यानी 24,000 पण वार्षिक था। और मंत्री तथा महामात्यों को जो है 12,000 पण वार्षिक मिलता था। लिपिक को 500 पण मिलता था। शिल्पियों को, देखिए शिल्पी दो तरीके के थे, एक थे राज्य कर्मचारी और दूसरे कौन थे? आम कर्मचारी। तो यहाँ पर जो राज्य कर्मचारी थे उनके वेतन की बात कही जा रही है। तो इनको 120 पण वार्षिक मिलता था। श्रमिकों का जो वेतन था वो 60 पण मिलता। अब प्रश्न पूछा कैसे जाता है? पूछा ये जाता है कि मौर्य काल में जो सबसे अधिक वेतन भोगी था, ठीक है ना, कौन था? युवराज थे, पुरोहित थे, ठीक है, सेनापति थे। तो इनका जो वेतन था कितना था? 48,000 पण, ठीक है ना। और जो श्रमिक का वेतन कितना था? 60 पण वेतन। तो कितना गुना अधिक उनको वेतन मिलता था? तो ये हो गया, और 8×48, यानी आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो उच्च अधिकारियों का वेतन था, सबसे उच्च अधिकारियों का वेतन था, वो श्रमिकों के 800 गुना था। ये आपका प्रश्न बनता जाके, जो कि आमतौर पर आपको किसी लेखन में नहीं मिलता है। ये एक तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। सैन्य व्यवस्था भी पूरा टाइप नहीं हो पाया है, तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।
अगली क्लास में हम लोग सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इतिहास को बेहतरीन तरीके से डीप स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।